हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 का जो आपका पेपर हुआ था 11 अप्रैल 2022 में, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये आपका डिस्कशन रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे इंग्लिश में है तो साथ के साथ मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है आई सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ सी पेड रुपीज 5625 फॉर इट, हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन। यानी ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% लाभ के पर बेचा, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम करते रहे हैं भाई। जब भी आपका बात करें यहां से कोई आइटम है ए, फिर वो बी के पास जाए, बी से सी के पास जाए, तो हम ये मेथड यूज करते हैं। जैसे पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ बढ़ी, फिर घटी बढ़ी, फिर वहां से वहां बढ़ेगी। जैसे यहाँ सीपी से हम एसपी गए, एसपी से एमपी पे गए, या फिर एमपी से हम उल्टा गए, सीपी से पहले एमपी पे गए फिर आप एसपी पे आओ, तो वहां ये मेथड यूज होगा। तो 25% लाभ, 25% होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 पे बेची। फिर बी ने सी को 10% लॉस पे, यानी 10 की वैल्यू 9, 10 की जो चीज थी वो 9 पे बेची है, यानी 1 का लॉस हुआ है। तो देखो, अब हम इनकी गुणा करते हैं, इसकी गुणा, इसकी गुणा। यदि ये कट रहे हैं आपस में तो काट लो, जैसे 5 दूनी 10, ये इस साइड से कट रहा होता तो काट देते, यानी 8:9 आ गया। अब ये 8 आपका बिल्कुल उस चीज की जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो होती है, और ये जो फाइनल वैल्यू है वो होगी। देखो, स्टार्टिंग में वैल्यू थी ए ने एक फोन खरीद के बी को 25% लाभ पे बेचा, यानी ए का जो क्रय मूल्य था वो स्टार्टिंग में था। अब सी ने इसको इतने में खरीदा है, यानी जो ये फाइनल है इसकी वैल्यू 5625 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6, 2 और 5, यानी एक की वैल्यू होगी 625। अब 8 में 8 आपका रिप्रेजेंट करेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू, यानी ए ने उसको कितने में खरीदा था, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 625 गुना 8, 25 8 200 और 8 4 2 50, यानी 5000। नेक्स्ट है, ये अगर आपको इसका मान बताना है, द वैल्यू ऑफ साइन 23 कोस 67। साइन 23 कोस 67 प्लस सिकेंड 52 साइन 38 प्लस कोस 23 67 प्लस कोसिकेंड 52 कोस 38 बाई कोसिकेंड स्क्वायर 20 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 20, यानी साइन 23 कोस 67 ये वही है, इसका बस मान बताना आपको। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क है नहीं। देखो यहाँ पे देखो भाई, जब भी थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी 2 थीटा है आपके, इनका जोड़ 90 होता है, तो आपका साइन और सिकेंड का प्रोडक्ट 1 होता है, कोस और कोसिकेंड का प्रोडक्ट 1 होता है। अब टेंजेंट का और टेंजेंट का प्रोडक्ट 1 होता है, कोट और कोट का प्रोडक्ट 1 होता है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो। और यहाँ पे देखो साइन थीटा कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा साइन में, यानी साइन 23 और कोस 60। तो इसको या तो साइन 23 में कन्वर्ट कर लो या कोस 67 में। मैं इसको साइन 23 में लिख सकता हूँ कोस 67 को, तो यानी ये साइन स्क्वायर 23 हो गया। यहाँ पे सिकेंड और यहाँ पे एस एस आ गया, ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कोस और आपका कोसिकेंट है, ये कट के 1 हो जाएगा। अब कोस 23 साइन 67, तो साइन 67 को मैं कोस 23 लिख सकता हूँ, तो यानी यहाँ पे आपका ये कोस स्क्वायर 23 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी ऊपर आपका बच गया 1 + 1 + 1। नीचे देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। या तो इसको कोट में कन्वर्ट कर लो, ये कोट स्क्वायर 20 हो जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर 20 माइनस कोट स्क्वायर 21 हो जाएगा। या फिर इसको सिकेंट में कन्वर्ट कर लो, ये सिकेंट स्क्वायर 70 हो जाएगा, तो यानी नीचे आ जाएगा 1। तो आपका आंसर है 3। ये आपका बिल्कुल ही 10 सेकंड का क्वेश्चन था, देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए था। ये 1 हो गया, ये 1 गया, इनका स्क्वायर नीचे 1, आपका टोटल आ गया 3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a motorboat whose speed is 20 km per hour in still water takes 30 minutes more to go 20 km upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour, then how much time will it take to go 39 km downstream and 30 km upstream? यानी ये कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, यानी शांत जल में चाल हम x मान रहे हैं भाई, वो आपकी 20 है, और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतने ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे इस चैप्टर में आप दो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना भाई। जो आपका डी है वो होता है टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x, पहला ये। दूसरा वो होता है डी इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। पहला फॉर्मूला हमें यूज वहां करना है जब आपको दे कि भाई देखो
डी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डी रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को पहली इक्वेशन में, टी टोटल टाइम है, एक्स आपका शांत जल में यानी स्टिल वाटर में आपकी जो बोट है उसकी स्पीड, वाई आपकी धारा यानी स्ट्रीम की चाल कितनी है, और फिर एक्स का आपको पता ही। ये तो होगा भाई जब आने और जाने में, मान लो पहले धारा के साथ गए फिर धारा के विपरीत हम आई, तो टोटल से में आपका इतना लगा। सेकंड वाला केस है, ये कहेगा भी धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में आने से इतना ज्यादा समय लिया है, यानी टी आपका टाइम का यहाँ डिफरेंस है और यहाँ आपका टोटल टाइम था, बाकी सब चीजें वही है। तो अब फॉर्मूले में रखेंगे, देखो डी आपका 24 है इज इक्वल टू टी आपका 30 मिनट है तो इसको घंटे बनाएंगे 1/2, एक्स स्क्र 20 है तो 400 माइनस वाई स्क्र बाय 2y। अब 24 चौके 96, वाई इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्र, तो वाई स्क्र माइनस प्लस 96 वाई इज इक्वल टू 400। यहाँ पे देखो अब 96 यानी इस ये अगर मैं 96 को 5 से गुणा करूंगा ना तो ये 400 से ज्यादा चला जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी 4 या 4 से कम है, तो मैंने 4 रखा। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 96 और 4 के गुणा 6 का 24 सबसे 13 2 38 यानी 384। अब 16 और 384 400 में यानी सेटिस्फाई करेगी, यानी y की वैल्यू मेरी 4 है। अब देखो स्पीड ऑफ बोट है वो इंक्रीज हो जाए 2, पहले 20 थी अब वो होगी 22, तो कह रहा है 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। देखो 22 एक्स की वैल्यू 22 है, वाई की वैल्यू 4 है, जब धारा के साथ जाएंगे तो जुड़ जाएंगी चालें, तो ये 26 हो जाएगा, और धारा के विपरीत ये घट जाएंगी, बटे 18 कितना समय लगा इनको जोड़ दो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 6 3 18 और 6 5 30। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई देखो नीचे 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 5 दूनी 10 यानी 19/6। इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/6 घंटे, यानी 3 घंटे तो पूरे प्लस 1/6 घंटे, 1/6 घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा 60 करेंगे तो आपका ये 10 पे जाएगा, यानी 3 घंटे और 10 मिनट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई AB इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, a tangent is drawn at point A, C is a point on the circle such that BC produced meets the tangent at P. If angle APC 62 डिग्री, then find the measure of minor arc AC। तो ये आपका क्वेश्चन अधूरा है, यानी कुछ और कहना चाह रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसमें रिप्रेजेंटेशन लगा देना। ये कह रहा है AB के अंदर O वाले वृत्त का व्यास है, बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलता है। यदि एंगल APC है वो 62 डिग्री है तो लघु चाप AC का माप ज्ञात कीजिए। यानी आपका ये है भाई AB है वो व्यास है, अब एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा A पे ड्रॉ कर ली, और C आपका जो आर्क है बिंदु है BC प्रोड्यूस्ड, यानी देखो C यहाँ है, जब मैं BC को आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो आपका टेंजेंट है उसको P पर मिलते हैं, यानी ये बिंदु P है, तो आपको माइनर आर्क AC। यानी एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है या तो ये एंगल पूछना चाह रहा है या फिर ये एंगल, क्योंकि आपका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये दो ही आपके फिट बैठते हैं। देखो आपको पता है ये दे रखा है आपको APC 62 डिग्री। अब यहाँ पे देखो आपको पता है व्यास है वो आपका जो वृत्त है उस पर 90 डिग्री कौन बनाएगा, यानी ये 90 हो गया। यदि मैं बात करूं ट्रायंगल APC, देखो ये ऐसे, अब इस साइड को आगे बढ़ा दिया, ये मेरा एंगल 90 है, ये मेरा एंगल 62 है, तो ये एंगल कितना होगा, आपको पता है कि जब भी बाह्य जो कोण होता है वो आंतरिक सामने अपोजिट दोनों कोण के योग के बराबर होगा, तो ये आपका आ जाएगा 28 डिग्री। या तो एग्जामिनर ये 28 पूछना चाह रहा था या फिर ये पूछना चाह रहा था। देखो ये यदि 28 है तो ये भी आपका 28 डिग्री होगा। कैसे, ये देखो ये आपको पता है यहाँ पे एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट किसी भी कोड यानी जीवा के साथ यहाँ पे थीटा बनाएगा, तो वो कोड आपका वृत्त पे जो एंगल बनाएगी अपोजिट साइड वो भी आपका थीटा होगा। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है A can finish a piece of work in 16 days and B can finish it in 12 days. They worked together for 4 days and then A left. B finished the remaining work. For how many total number of days did B work to finish the work completely? यानी देखो A किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, B उसे 12 दिन में, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर A चला गया, B ने शेष काम को पूरा किया। तो बताओ काम को पूरा समाप्त करने के लिए B ने कुल कितने दिन दिए थे, A के साथ 4 दिन प्लस आप एक्स्ट्रा निकाल लो, भाई बचा हुआ काम उसने कितने दिन में किया। देखो A 16 दिन में करता है, B 12 दिन में, एलसीएम 48 आ गया, 16 3 48 12 चौक 48। अब यहाँ पे एक दिन का काम 7 है, 4 दिन में इन्होंने कर दिया 28, बच गया कितना 20। ये काम B ने पूरा किया है, B का एक दिन का काम 4 है, कितने दिन में करेगा 5 दिन में। तो कह रहा है B ने पूरा काम कितने दिन में किया, देखो 4 दिन इसके साथ किया था,
5 दिन उसने अकेले काम किया, तो टोटल बी ने कितने दिन काम को दिए हैं? 9 दिन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या है? ये कह रहा है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, व्हिच इज पार्टली फिल्ड विद वाटर। इफ द क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन द राइज इन वाटर लेवल इज। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर, यानी आपका क्यूबॉइड है वो, में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, यानी कुछ पानी था उसमें, अब घन है, पूरी तरह से डूब गया, यानी वाटर का लेवल आपका अप हो गया। तो कह रहा है जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। देखो भाई, ये मान लो आपका क्यूबॉइड था, इसमें यहां तक पानी था पहले, अब क्या है, एक क्यूब रख दिया आपकी यहाँ पे, अब क्या है, पानी आपका यहाँ पे पहुंच गया। तो देखो, जितना इस क्यूब की वॉल्यूम होगी उतना ही तो पानी आपका वो अप करेगा। देखो, जो क्यूब है उसकी साइड आपको दे रखी है 8, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 8 गुना 8 गुना 8। अब जो घनाभ है उसका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ देखो, जब भी आपका वाटर है वो अप होगा तो किस फॉर्म में होगा, वो भी एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, यानी शेप आपकी वही रहेगी, लेंथ वही रहेगी, ब्रेड्थ वही रहेगी, बस आपकी हाइट चेंज हो जाएगी। तो लेंथ आपकी 16 है, ये 8 है, तो हाइट आपकी चेंज हो जाएगी, वही आपसे पूछी गई है। तो राइज इन यानी कितनी हाइट तक पानी उठा है, लेंथ ब्रेड्थ वही है, यानी वॉल्यूम जितना उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही वो पानी आपका हटाएगी, उतना ही पानी आपका ऊपर लेवल होगा। तो यहाँ देखो, 8 से 8 गया, 8 दूनी 16, 2 चौके, यानी हाइट आपकी आ गई 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x प्लस 6y 8 xy 2, तो आपको इसका मान बताना है। तो आई थिंक हिंदी में बताना है क्या ये? यदि x प्लस 6y 8 है, xy 2 है, जहां x ग्रेटर देन 0 है, तो x की 3 जमा 216 की y की 3 का मान बताओ। देखो, यानी x प्लस 6y 8 xy 2। यहाँ पे देखो, यदि कोई वैल्यू पुट कर सकते हो तो वैल्यू पुट करो। देखो, x की जगह मैं 2 रख दूं, y की जगह 1 रख दूं, तो 2 प्लस 6 8, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन में रख दो। देखो, x की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 प्लस 216, y 1 है, तो 216 और 8 224। नेक्स्ट है, ये आपका कोई डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है बार ग्राफ दे रखा है आपको, एक्सपोर्ट ए और बी का 14 से 18। अब कह रहा है रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ऑफ कार ए इन 14 एंड 17 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ बी इन 15 एंड 16। यानी ये आपको बार ग्राफ दे रखा है 14 से 18 तक का निर्यात का। अब 14 और 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात का, 15 और 16 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात का अनुपात कितना था। देखो, सबसे पहले 14 और 17 में कार ए आपका ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, 14 में 200 है और 17 में आपका 175 है, यानी 375 आ गया। रेशो बी का 15 और 16 में, देखो 15 में 250 है, 16 में 200 है, यानी 450। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपका, तो यदि देखो ये दोनों किसी संख्या से कट रही है ना, तो वो इनके डिफरेंस से भी कटेंगी, तो इनका डिफरेंस आपका 75 आ गया। तो यदि ये कट रही है ना एक दूसरे का, मतलब तो इनका डिफरेंस से जरूर कटेंगे। तो एक बार काट के देख लो, 75 पे ये 5 पे चला गया और ये आपका 6 पे चला गया, यानी आपका आंसर है 5/6। या फिर 15 पे काट लो, फिर आप 5 पे काट लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट पी क्यू आर आर टेकन ऑन ए बी बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर। इफ एंगल बी ए सी इतना, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो, ये आपका क्वेश्चन मैंने जब ज्योमेट्री करवाई थी ना, तो ज्योमेट्री जब मैं करवा रहा था तब मैंने ये इस क्वेश्चन की 2 टाइप्स बनती हैं, तो दोनों टाइप्स मैंने करवाई थी, और जो यूट्यूब पे भी मैंने अलग से डाली थी, इसमें कम्युनिटी में जाके भी डाली थी मैंने वहां पे। देखो, मैं एक बार हिंदी में डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। और मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए पर इस प्रकार लिए गए हैं कि बी क्यू पी क्यू के बराबर है, क्यू सी क्यू आर के बराबर है। यदि एंगल बी ए सी 75 डिग्री हो तो एंगल पी क्यू आर का मान डिग्री में क्या, यानी त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी। अब ये पी है, ये क्यू है और ये, अब आपका क्या है, देखो यदि मैं इनको मिला दूं तो ये कह रहा है बी क्यू है वो पी क्यू के बराबर है, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर है, और क्यू सी ये वाली लेंथ आपकी क्यू आर के बराबर है, यानी इसके बराबर। जो इसका सेकंड केस बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला, तो हो सकता है सेकंड केस आपका मेंस में आ जाए। देखो, वहां ये इसके बराबर रहेगी
ये वाली इसके बराबर होगी, ये मान लो क्यू है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, मैंने पहले भी बताया था, देखो ये एंगल क्यू है, ये एंगल ए है, तो जो टू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे टू ऑफ एंगल क्यू प्लस एंगल ए इज इक्वल टू डिग्री। तो याद करने के लिए मैंने बताया था, ये देखो बराबर वाले थीटा के नजदीक है तो 2 गुना सामने वाले को कर दो, ये देखो अब बराबर वाले ये हैं, ये थीटा से थोड़ा दूर है तो आप उसको कर दो, जो थीटा है उसको डबल कर दो। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ए, यानी ए आपको 75 डिग्री दे रखा है, अब 150 हो गया ये, प्लस एंगल क्यू है वो 180, तो एंगल क्यू आ गया 30 डिग्री, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और थीटा का मान 0 से 90 है, तो आपको इसका मान बता। यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा है तो आप इसका मान ज्ञात करो। देखो देखो सबसे पहले थीटा की यदि मैं वैल्यू कोई सोचूं, भाई इसमें रख के देख लेता हूँ, 0 से 90 के बीच में रखनी है। देखो यहाँ पे कोस थीटा है, और कोस थीटा आपका रूट के बिना, देखो साइन है, कोई रूट वाली चीज उसका स्क्वायर करोगे तब भी आपका ये वैल्यू बिना रूट की दे देगा, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू एक ऐसी लेनी है कि जो रूट में ना हो, क्योंकि तभी तो आपका ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड बिना रूट की वैल्यू आएगी कोई भी। तो देखो ए की वैल्यू पॉसिबल है, वो है थीटा 60, लेकिन जब थीटा मैंने 60 रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो रही है, क्योंकि देखो साइन 60 और 3/2 है, यानी 3/4, इस साइड 3 बच गया, और इस साइड आपका 3/2 यानी 9/4, 9/2 बच गया, तो बराबर है नहीं, तो यानी इस क्वेश्चन में आपको इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी कुछ इस टाइप की आएगी, 3/5 आ गई, 1/4 आ गई, तो इस टाइप से कुछ वैल्यू आएगी। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लो आप 4 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 3 प्लस 3 थीटा हो गया, तो उस साइड चला गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखो 4 आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और 3 आपका सम होना चाहिए, तो 4 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कोस थीटा कॉमन ले लो, ये आपका बच गया कोस थीटा प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये तो आपकी वैल्यू हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 से 90 पॉजिटिव होता है वो, तो कोस थीटा 4 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा आ गया आपका 1/4। देखो ये यदि थीटा है तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, और ये √15 हो गया। अब आपको निकालनी है 2 इंटू टेंजेंट थीटा, तो 2 इंटू √15 प्लस 4 इंटू साइन थीटा, तो ये होगा √15/4 माइनस सीकेंड थीटा हो गया 4, देखो 4 से 4 कट गया, 2 √15 और 1 √15 यानी 3 √15 माइनस 4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर x-1, x+1, x+3 रिस्पेक्टिवली, द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज, यानी एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई x-1, x+1, x+3 है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताओ। देखो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और वैल्यू आपकी ऐसी है ये वाली, भाई किस में से कुछ जुड़ा घटा है, तो यानी ये आपके ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में ये देख लो डायरेक्ट आंसर में कि कौन सी वैल्यू आपका जो ट्रिपलेट है वो हाइपोटेन्यूज दे रहा है। देखो 3, 4, 5 होता है, फिर 6, 8, 10 होता है, तो मुझे ऑप्शन में 10 दिख गया, तो यानी यही आपका आंसर है, यानी वहां पे मैं इसको आंसर को लगा देता, और फिर जो वैल्यू है 10 बनाने के लिए यहाँ पे देखो x+3 है वो 10 है, तो यहाँ पे ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया x, तो ये आपका ये आ गया 8, और ये आ गया 6, और 6, 8, 10 मुझे पता है ट्रिपलेट है। तो दूसरा मेथड आपका वो देखो, यानी या फिर आप ऐसे सोच सकते थे कि भाई सबसे छोटा ट्रिपलेट 3, 4, 5 है, यानी ये देखो x-1 ले लो, ये x+1 और ये x+, अब 3 बनाने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी, जैसे ही 4 होगा ये 5 हो जाएगा, और फिर आपका 3, 4, 5 बनेगा नहीं, क्योंकि ये 3 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। अब देखो अगला 6, 8, 10, अब 6 बनाने के लिए यहाँ पे 7 होना चाहिए, 7 रखोगे यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10, यानी ये सेटिस्फाई करेगा ट्रिपलेट को, तो आपका आंसर है। यदि आप बेसिक से करना चाहो तो फॉर्मूला तो है ही आपके पास, 1 का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से x का मान आ जाएगा, हो गया था ना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded
annually. The difference between the interest at the end of second year and at the 4 year is 5082. Find the sum. यानी कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है। तो वह राशि याद करो। देखो 10% आपका बहुत ही कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए भाई 10% है, तो यदि मैं बात करूं 2 ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल का 21%, क्योंकि 10 + 10 + 10 × 10/100। और 4 ईयर की बात करूं तो आपका ये हो जाएगा 46.41% मूलधन का। अब इनका जो डिफरेंस है वो रुपए में दे रखा है। यदि मैं परसेंटेज में बात करूं तो इनका डिफरेंस आ जाएगा मेरा 25.41%, और इसकी वैल्यू रुपए में है वो दे रखी है 5082, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5082 52541, और इसका पॉइंट हटा दो 0, और 100% है मेरा, यानी प्रिंसिपल अपने आप में क्या है 100% होता है कोई भी चीज। देखो ये 2 पे गया और ये आपका आंसर आ गया 20,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है an item cost ₹400 during a festival sale. A company offers a sale discount that offer X% off on its regular price along with a discount coupon of 10%. Of the price of the item after using both the sale discount and coupon discount is 216, then the value of X is. यानी एक वस्तु का मूल्य 400 है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 है, तो X का मान याद करो। पहले आपका कोई 400 था, अब इसने X% डिस्काउंट दे दिया, फिर आपका 10% दे दिया। तो अब इनको यदि मैं 10 को पहले ले लूंगा और X को बाद में लूंगा तो आंसर पे कोई फर्क कभी नहीं पड़ता, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो 400 था, अब 10% डिस्काउंट लिया तो 400 का 10% 40, कितना बच गया 360 बच गया। अब 360 से वो वैल्यू है 216, यानी कितने का आपका डिफरेंस है ये देख लो। देखो ये आ गया 4, ये 4 और 1, यानी 144 का डिफरेंस है। वो इसका कितना परसेंट है बटे 360 गुणा, तो इससे ये गई, और 36 चौका 144 होते हैं, यानी 40%। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये आपको कोई कार पासिंग रोड कॉलोनी 6 से 12 में दे रखी है, आपको एक डायग्राम दे रखा है, हिस्टोग्राम। अब आपको बताना है कि रेशो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स पास्ड 6 से 8 AM, यानी 6 से 8 आपका ये 9 से 11, अब 9 से 11 के बीच में ये यानी कितने हैं। देखो ये हिस्टोग्राम है, सुबह 6 से 12 तक कॉलोनी के निकट से सड़क गुजरने वाली सड़क से कारों की संख्या है। अब 6 से 8 के बीच में और 9 से 11 के बीच में कितनी कारें गुजरती हैं, उसका डिफरेंस आपको मतलब उसकी रेशो बतानी है। देखो 70 और 105, आपका 175 आ गया। रेशो 115 और 95, यानी आपको आ गया 10 और 10, यानी 200। अब देखो इनका डिफरेंस आपका कितना है, 25 और 10 35 का हो गया। अब यदि ये आपस में कटेंगी तो इनके डिफरेंस से भी कटेंगी। अब 35 पंजे 175 होते हैं और 35 छिके 210 होते हैं, यानी आपकी रेशो आ गई 5:6। नेक्स्ट है, तो ये फिर DI है, मतलब एक्सपेंडिचर दे रखा है पाई चार्ट में। अब आपको कह रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसफर और रेंट पे व्हाट परसेंटेज, यानी टोटल अर्निंग का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। पाई चार्ट में परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक खर्च दर्शाया गया है। तो बच्चों की शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और किराए पर खर्च की गई कुल राशि का, कुल कमाई का वो कितना प्रतिशत है। देखो यदि मैं बात करूं कुल की डिग्री में, तो टोटल आपका 360 डिग्री बना रहा है, और जो खर्च है वो चिल्ड्रन एजुकेशन पे 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट पे 50 डिग्री यानी 120, और रेंट पे 60 यानी 180 डिग्री है। देखो टोटल 360 रुपए खर्चा हो रहा है, तो इन पे 180 खर्चा हो रहा है, यानी इसका आधा, और परसेंटेज में यही आपका 100 सॉरी ये होता है 50%। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट इनकी वैल्यू जोड़नी और वहां पे आंसर टिक करना था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 23A68B विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9, यानी वह सबसे बड़ी संख्या 2 3 A 6 8 B ज्ञात करो जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। देखो 9 और 3 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो इसके अंकों का योग भी होगा। तो इसके अंकों का योग देखो भाई, सबसे पहले 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अंकों का जोड़ 3 से देखो, देखो 3 से ये चला गया, ये चला गया। अब 3 से डिविजिबल है ये, देखो अब 3 दूनी 6 यानी 2 बच गया, और फिर 2 और 2 4 यानी 3 पे फिर गया 1 बच गया। तो यानी अंकों का जोड़ हमें 9 से कम रखना है, ट्राई कोशिश करो, या फिर आप वैसे भी जोड़ोगे तब भी आ, देखो ये गया 6 और 2 8 आपका बच गया,
और 3 दूनी 6, सॉरी 8 और 2 10 बच गया, और 3 3 9 होते हैं, यानी 1 बच गया। तो 1 प्लस ए प्लस बी। अब इनका जोड़ है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और ध्यान रखना है कि ये 9 से डिविजिबल ना हो। यानी तीसरी और पांचवी संख्या है यहाँ पे, देखो 8 और 9 है, 9 और 5 है, 9 और 8 है, 7 और 7 है। तो इसका जोड़ 17 हो गया, इसका 14, इसका 17, इसका 14। देखो ये जो 17 वाले है ना, 17 और 1 18, जैसे ये 18 हो जाएगा ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इनको तो काट दो। अब 9 और 5 14, देखो 14 है, 14 और 1 15, 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है। अब ये देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, यानी इसमें और इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी ओ केंद्र वाले वृत्त में एक आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, डी एक बिंदु है माइनर आर्क बीसी पे, यानी डी एक बिंदु यहाँ है, सच दैट सी बी डी, तो सी बी डी 40 है, तो बी सी डी बताओ, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। यानी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, केंद्र ओ वाले वृत्त में उत्कीर्णित है, लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है और एंगल सीबीडी 40 डिग्री है, तो एंगल बीसीडी का मान ज्ञात करो। आपको पता है ये इक्विलेटरल है, तो ये एंगल 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। अब ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके आमने सामने के कोण 180 होते हैं, तो ये 120 बच गया। अब ये ट्रायंगल है, एक कोण 120 है, एक 40 है, तो बच गया कितना हो गया, वो 20 डिग्री हो गया, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11, इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 पर मंथ देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर क्या होगा। देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ इनकम लिखते हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर। ये 11:13 है, ये 9:, अब ये 4000 बचा रहा है, यहाँ लिख लो, ये 4000 बचा रहा है, यहाँ लिख लो। यदि 4 के अलावा कुछ होता तो वो लिख लेते। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, तो 11 11 121 13 में 117, यानी 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब नीचे जो खर्चा है उसको, खर्चे को सेविंग से, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, और दोनों का डिफरेंस ले लो। देखो 11 को 4 से गुणा करूंगा, 9 को 4 से गुणा करूंगा, फिर इनका डिफरेंस लूंगा, तो क्यों ना मैं इन दोनों का डिफरेंस ही 4 से गुणा कर दूं, तो बात तो वही पड़ेगी। देखो 2 ही है 4, यानी 4 की वैल्यू 8000 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 2000। अब एक यूनिट की वैल्यू 2000 आई है, अब उनके जो इनकम का डिफरेंस है वो 2 यूनिट है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000। ये आपका आंसर। ये मैंने हिंदी में बता दिया था ना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 18 था ना 19, ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg, इफ पी इज 4 किलोग्राम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स देन पी इज वेट। भाई पी प्लस उसके 3 फ्रेंड है और इनका जो एवरेज है 55, यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल 220 हो जाएगा, क्योंकि 55 गुणा 4 कितने होते हैं 220। अब कह रहा है पी का जो वेट है वो उनके जो 3 फ्रेंड है उनका जो एवरेज लूंगा उससे 4 किलोग्राम ज्यादा है। अब यहां से देखो, यानी 3 ऑफ पी इज इक्वल टू उसके 3 फ्रेंड का वेट प्लस 12। अब यहां से जो 3 फ्रेंड है उनका वेट आ जाएगा 3p माइनस 12, इसमें रख दो, यानी p प्लस 3p माइनस 12 इज इक्वल टू 220 है, 4p है वो 232 है, और p आ गया आपका 4 पंजा 20 4 अठा, ये आपसे पूछा गया था। ये तो पहला मेथड। दूसरा आप यहाँ ऑप्शन में भी रख सकते थे, भाई देखो p है, p का 54 है और उसके जो 3 फ्रेंड है उनका 4 कम है, यानी 50 है, टोटल की बात करूंगा तो ये 220 आना चाहिए था, पहला ऑप्शन नहीं आया। दूसरा ये देखो p 58 हो गया, इसमें से 4 घटा दो, 54 गुणा 3, यानी जब इन दोनों का जोड़ करते तो 220 आ जाता, तो यानी आप ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट है, ये मैंने हिंदी में बताया था क्या, तो हिंदी में क्या था, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है, यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार किलोग्राम में क्या है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स प्लस वाई है,
x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9x प्लस 9। यानी x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का मान ज्ञात करो। x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो भाई, मैं y को 0 रख दूं और x को -3 रख दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें कंडीशन कोई दे नहीं रखी है भाई ये 0 नहीं होना चाहिए या फिर ये वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, तो बस अब रख दो इसमें। देखो x की जगह -3 तो -3 की क्यूब 27 हो गया, माइनस का ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 9 यानी -18। नेक्स्ट है, ये फिर आपको हिस्टोग्राम गिवन है, कह रहा है रेशो बतानी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 140 से ज्यादा मार्क्स लिए, यानी 140 से ज्यादा वाले ये हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 60 और 120 के बीच में है, यानी 60 और 120 में बीच में है आपके ये वाले। तो हिस्टोग्राम किसी का गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। कुल संख्या 350 दे रखी है। अब 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 और 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। देखो इनको जोड़ दो, देखो ये 70 हो गया, 70 और 4 110, सॉरी 40 110। अब इसको जोड़ दो, देखो ये कितना आ गया, 7 और 4 4 10 और 3 13, यानी 110 रेशो 137 आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस, यानी यहाँ पे एक आपका टावर था पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और एक 78 मीटर दूरी थे, यहाँ का जो कोण है वो 30 डिग्री था। अब कह रहा है अब इस टावर को कितना ऊंचा हम रेज करें सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश टावर, यानी सेम पॉइंट से जो आपका टावर है जो ये एंगल नया बनेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी जो टोटल एंगल है ये 60 डिग्री हो जाएगा। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। देखो जब भी आपको पता होगा भाई थीटा यदि 30 डिग्री है तो वैल्यू 1√3 और 2 होती है, यानी 30 है तो ये 1 हो गया और यहाँ पे ये लेंथ √3 हो गया। लेकिन जब 60 डिग्री होता है तो ये √3 हो जाता है, ये 1 और ये 2। तो देखो 60 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका √3 होगा, ये नीचे वाला 1 होगा। अब ये देखो नीचे वाला बेस दोनों में बराबर है, एक में √3 एक में 1 है, तो इसको बराबर बनाने के लिए इसको √3 से गुणा कर देंगे, तो यानी पूरी लेंथ आपकी ये 3 आ जाएगी, नीचे वाली √3। देखो ये 1 है तो ये लेंथ कितनी आ गई 2, तो यानी हमें देखो ये यदि 1 थी तो इसको 2 गुणा कर दो, तो यानी देखो हमें दे रखा है √3 की वैल्यू 78 है तो एक की वैल्यू √3 हो जाएगी और 2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब रैशनलाइजेशन कर दो √3/√3, यहाँ से 3 बन गया और 3 पे 26 गया, 26 78 और 26 दूनी 52, √3 आपका आंसर है। ये बता दिया था ना मैंने। नेक्स्ट है, देखो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है, यानी हिंदी में भी यही है भाई, इसको सोल्व करना है। देखो ये है 372/56 गुणा 7, अब -5 + 2 यानी माइनस का 3, देखो 7 8 56, अब 8 पे नहीं जा रहा है तो 4 पे काट दो, 4 दूनी 8 और 4 नहीं में 36 और 4 दिए 12, यानी आ गया 93/2 -3। देखो अब 3 दूनी 6 और 93 में से 6 गया, आपका आ गया 87, ठीक, और ये आपका होता है 43 से ही 1/2। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम देयर एचसीएफ विद द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम बीइंग इतना, इफ वन नंबर ऑफ द टू नंबर्स इज इतना तो फाइंड द अदर नंबर। यानी आपकी दो संख्याएं गिवन है, उसमें जो एलसीएम है, एलसीएम यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं में से एक इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम का वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो भाई एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है और एचसीएफ और एलसीएम का जोड़, यानी एलसीएम देखो एचसीएफ प्लस एलसीएम, एलसीएम की जगह लिख सकते हैं हम 56 एचसीएफ, ये है 1710, यानी यहाँ से आपका जो 57 एचसीएफ है वो 1710 है,
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी HCF आपका 30 आ गया, एलसीएम हो जाएगा 56 गुणा 30। अब HCF इंटू एलसीएम यानी 30 गुणा 56 गुणा 30 इज इक्वल टू पहली संख्या जो 240 दे रखी है गुणा दूसरी संख्या जो हमें निकालनी है। तो 30 पे 8 गया और 8 सत्तू 56 और 30 सत्ते 200, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सम स्टूडेंट्स बाय बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। अब 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। The number of boys who passed the exam was 70 more than that of girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam. यानी विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, लड़के और लड़कियां हैं, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अब परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, तो कुल 90 या 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद करो। भैया आपके थे बॉय थे और ये कह रहा है 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल होगी। यानी बॉयज का यदि मैं बात करूं 20% और जो लड़कियां हैं उनका आपका 15%, ये फेल हो गई और टोटल फेल आपको 90 दे रखे, यानी इसकी वैल्यू 90। देखो 5 से डिवाइड कर दो तो बी का 4% प्लस जी का 3% इज इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन कह रही है जो बॉय लड़के पास हुए हैं वो 70 ज्यादा हैं लड़कियों से जो आपकी पास हुई है। देखो 20% फेल हो गए तो पास कितने हुए हैं, आप कहेंगे 80% पास हो गए। और ये जो 80% पास है और इनका और जो लड़कियां जो पास हुई है उनसे डिफरेंस, यानी लड़कियां कितनी परसेंट पास हुई हैं 85%, तो इनका डिफरेंस है वो 70 है। 5 पे काट दो फिर, तो यानी बी का जो 16% है माइनस गर्ल का 17% है वो 14 है। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ 16% है तो इसको 4 से गुणा कर दो, यानी देखो ये आ जाएगा बी का 16% प्लस जी का 12% इज इक्वल टू 72। अब दूसरी इक्वेशन है बी का 16% माइनस जी का 17% इज इक्वल टू 14। देखो अब इसको काटना है तो डिफरेंस ले लो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट गया। यानी गर्ल्स का 29% किसके बराबर है, ये आ गया 58 के। तो देखो गर्ल्स किसके बराबर हो जाएंगे 78/29। अब परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 होगा, तो साइड जाके 19 हो जाएगा। देखो 29 आपका गया ये 2 पे, यानी जो लड़कियां हैं वो 200 है। अब इसमें रखोगे बी इसमें वैल्यू, अब तो आपकी बॉयज की वैल्यू आ जाएगी। देखो बॉयज की वैल्यू आप वैल्यू रख देना, वो आ जाएगी 300 और जो टोटल आपकी स्ट्रेंथ वो है 300 + 200 500। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे